कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के वीरान हाईलैंड से होती है। यहाँ जिमी नाम का एक छोटा बच्चा कई अन्य बच्चों के साथ एक कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक पूरे इलाके में इमरजेंसी सायरन की तेज आवाज गूंजने लगती है। कुछ ही क्षण बाद जिमी की माँ एक बच्चे को गोद में लिए कमरे के अंदर आती है। वह घबराई हुई आवाज में सभी बच्चों से कहती है कि कोई भी अपनी जगह से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर वह दरवाजा बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बाहर से अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर कमरे में मौजूद सभी बच्चे सहम जाते हैं। जिमी भी घबराते हुए दरवाजे के करीब जाता है और अपने पिता को पुकारने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट जाता है। अगले ही पल कई संक्रमित लोग अंदर घुस आते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं। पूरा कमरा चीख पुकार से भर जाता है। हालांकि जिमी दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। जब वह बाहर निकलता है तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर होता है। वह अपनी माँ को देखता है, लेकिन तभी एक संक्रमित उस पर हमला कर देता है और उसकी भी जान चली जाती है। जिमी बेबस होकर यह सब देखता रह जाता है। घर के अंदर उसके अपने लोग एक एक करके संक्रमित होते जा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी और मौत का माहौल था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन घर के बाहर का दृश्य तो उससे भी ज्यादा भयावह था। चारों ओर संक्रमित लोगों का कब्जा था और पूरा इलाका तबाही में बदल चुका था। तभी जिमी को याद आता है कि उसके पिता चर्च में हैं। यही सोचकर वह बिना समय गंवाए चर्च की ओर दौड़ पड़ता है। चर्च पहुंचने के बाद उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसके पिता, जो वहां के फादर थे, अब यह मान चुके थे कि संक्रमित लोग कोई शैतानी ताकत नहीं है। उनके अनुसार यह सब ईश्वर का फैसला और इंसानों के लिए एक सजा थी। वह जिमी को अपना लॉकेट देते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान पर विश्वास कभी मत खोना। उसी समय संक्रमित लोगों का झुंड चर्च के अंदर घुस आता है। ये देखकर जिमी डर के मारे एक कोने में जाकर छिप जाता है, लेकिन उसके पिता वहां से हटने के बजाय वहीं खड़े रहते हैं। अगले ही पल संक्रमित उन पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते उन्हें भी अपने जैसा बना देते हैं। दरअसल इस विनाश के पीछे रेज वायरस नाम की खतरनाक महामारी थी। यूरोप ने किसी तरह इस वायरस को अपनी सीमाओं के भीतर फैलने से रोक लिया था। वहीं पूरे यूनाइटेड किंगडम को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया गया था, ताकि यह संक्रमण और आगे न फैल सके। रेज वायरस ने पूरे यूके को बर्बादी में बदल दिया था। जो लोग बच गए थे, अब उन्हें हर दिन अपनी जान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही थी। इसके बाद कहानी 28 साल आगे बढ़ती है। अब कुछ बचे हुए लोग एक छोटे से आइलैंड पर रहते हैं, जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। आज का दिन वहाँ के लोगों के लिए खास था, क्योंकि स्पाइक नाम का लड़का पहली बार संक्रमितों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग पर जाने वाला था। सुबह जेमी अपने घर में नाश्ता बना रहा होता है, तभी उसकी बीमार पत्नी ईसा की चीख सुनाई देती है। जेमी और स्पाइक तुरंत उसके पास पहुँचते हैं। जब ईसा को पता चलता है कि स्पाइक आज बाहर जाने वाला है, तो वह गुस्से में जेमी को डांटने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद शांत हो जाती है, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी और अक्सर उसे बातें याद नहीं रहती थीं। थोड़ी देर बाद सैम स्पाइक को एक नया धनुष गिफ्ट करता है। फिर जेमी और स्पाइक ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे गांव के लोग तालियां बजाकर स्पाइक का हौसला बढ़ाते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। गेट पर पहुंचने के बाद गांव की लीडर जेनी उन्हें एक जरूरी नियम याद दिलाती है। वह कहती है कि जो भी बाहर जाता है, उसे अपनी जिम्मेदारी पर वापस आना होता है। अगर कोई नहीं लौटता तो उसे खोजने कोई नहीं जाता। इसके बाद दोनों मेनलैंड की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते भर जेमी अपने बेटे को बाहर की दुनिया के खतरों के बारे में समझाता रहता है। एक पुल पार करने के बाद वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां हर कदम बेहद सावधानी से रखना पड़ता है। कुछ ही देर में उन्हें एक रेंगता हुआ संक्रमित दिखाई देता है। जेमी स्पाइक को बताता है कि ये दिखने में कमजोर लगते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक होते हैं। स्पाइक निशाना लगाकर एक ही तीर में उसे मार गिराता है। तभी पीछे से एक दूसरा संक्रमित आ जाता है, लेकिन जेमी तुरंत तीर चलाकर उसे भी खत्म कर देता है। हालांकि इस शोर की वजह से आसपास मौजूद कई और संक्रमित उनकी तरफ आने लगते हैं। हालांकि जेमी बाकी सभी संक्रमितों को खत्म कर देता है, लेकिन जब केवल एक आखिरी संक्रमित बचता है, तो स्पाइक उसे मारने के बजाय छोड़ देने की बात कहता है। अपने बेटे के अंदर दया देखकर जेमी काफी खुश होता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंचते हैं, जहां कई जंगली जानवर घूम रहे थे। आगे चलकर उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। वहाँ एक संक्रमित उल्टा लटका हुआ था और उसकी बॉडी पर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। उसे देखकर जेमी अंदाजा लगाता है कि शायद किसी ने उसे इंसान रहते हुए यहाँ बांधा होगा और बाद में वह संक्रमित हो गया होगा। फिर वह स्पाइक से कहता है कि अब समय आ गया है, तुम्हें इसे खुद खत्म करना होगा। लेकिन वह संक्रमित लगातार छटपटा रहा था, जिसकी वजह से स्पाइक घबरा जाता है और तीर नहीं चला पाता। तभी अचानक वह संक्रमित खुद को छुड़ा लेता है और उन पर हमला करने के लिए झपटता है। आखिरी पल में स्पाइक हिम्मत दिखाता है और तीर
तीर चलाकर उसे मार गिराता है। ये देखकर जेमी अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक जानवर की आधी खाई हुई लाश मिलती है। जब स्पाइक ऊपर देखता है तो उसका कटा हुआ सिर पेड़ पर अटका हुआ दिखाई देता है। यह नजारा देखकर जेमी तुरंत समझ जाता है कि यह किसी आम संक्रमित का काम नहीं है, बल्कि किसी अल्फा का है। वह तुरंत स्पाइक को चुप रहने का इशारा करता है और अपने पीछे आने को कहता है। कुछ देर बाद जब वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने अल्फा संक्रमितों का पूरा झुंड मौजूद था और उनका विशाल लीडर भी वहीं खड़ा था। खतरे को देखते ही दोनों तुरंत जंगल की ओर भागते हैं। भागते हुए भी जेमी अपने बेटे को सिखाता रहता है कि ऐसे हालात में तीर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आखिरकार वे एक पुराने छोड़े हुए घर तक पहुंच जाते हैं और पीछा कर रहे अल्फाओं पर तीर चलाते रहते हैं। घर के अंदर उन्हें ऊपर छिपने की एक जगह मिल जाती है, जहां दोनों जाकर छिप जाते हैं। संक्रमित उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन घर के बाहर ही डटे रहते हैं, मानो उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। कई घंटों तक दोनों उसी जगह छिपे रहते हैं। इस दौरान जेमी स्पाइक को समझाता है कि अल्फा संक्रमित बाकी सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर, विशाल और चालाक होते हैं। इन्हें मारने के लिए कई तीर लगते हैं और उनके पास तीर भी अब बहुत कम बचे हैं। इसलिए बाहर निकलने के बजाय इंतजार करना ही सबसे सही फैसला था। रात होने पर उन्हें दूर अंधेरे में एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। जेमी बताता है कि वह उनके आइलैंड का गार्ड है, जो हर रात पेट्रोलिंग करता है। इसी बीच स्पाइक की नजर दूर जल रही आग पर पड़ती है। जब वह उसके बारे में पूछता है तो जेमी बात को टाल देता है। रात में स्पाइक को एक डरावना सपना आता है, जिसमें उसकी माँ पानी में डूब रही होती है और चारों तरफ संक्रमित मौजूद होते हैं। तभी जेमी उसे जगा देता है, क्योंकि बाहर से जानवरों के झुंड के दौड़ने की वजह से पूरा घर हिलने लगा था। दोनों समय रहते बाहर निकल जाते हैं और अगले ही पल घर की छत ढह जाती है। जेमी समझ जाता है कि इतनी तेज आवाज सुनकर संक्रमित जरूर यहाँ पहुंच जाएंगे, इसलिए दोनों तुरंत आइलैंड की तरफ भागने लगते हैं। रात होने की वजह से रास्ता पानी में डूब चुका था, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी पहाड़ी पर खड़ा एक अल्फा संक्रमित उन्हें देख लेता है और पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। शुरुआत में दोनों को इसका अंदाजा नहीं होता, लेकिन अचानक उड़ते हुए चमगादड़ों को देखकर उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है। पीछे मुड़कर देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अल्फा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं। इसी दौरान स्पाइक एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन जेमी तुरंत उसे बाहर निकालता है और दौड़ते हुए गेट की तरफ चिल्लाता है, जल्दी दरवाजा खोलो। जेमी की आवाज सुनते ही गार्ड्स तुरंत गेट की लाइटें जला देते हैं। अल्फा संक्रमित को देखते ही आइलैंड के लोग उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। कई तीर लगने के बावजूद वह फिर से उठकर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। तभी उस पर आग में जलता हुआ एक बड़ा तीर छोड़ा जाता है, जो उसे नीचे गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेमी और स्पाइक दौड़ते हुए गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जेनी बिना जांच किए गेट नहीं खोलती। वह पहले दोनों की आंखें ध्यान से देखती है, ताकि यकीन हो जाए कि वे संक्रमित नहीं हैं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही गेट खोला जाता है। उस रात पूरे आइलैंड में उनकी वापसी का जश्न मनाया जाता है। हर कोई स्पाइक की बहादुरी की तारीफ कर रहा था, लेकिन शोर शराबे से परेशान होकर वह वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वह बियर पीने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत उल्टी कर देता है। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो किसी दूसरी औरत के साथ थे। यह देखकर स्पाइक का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह चुपचाप घर लौट आता है, जहां सैम उसकी माँ ईसा की देखभाल कर रहा था। स्पाइक उसे पूरी घटना बताता है और जंगल में दिखी आग के बारे में पूछता है। तब सैम उसे सच बताता है कि वह आग शायद डॉक्टर किल्सन की थी। अगली सुबह ईसा सिरदर्द की दवा मांगती है, लेकिन स्पाइक को नहीं पता होता कि दवा कहाँ रखी है। तभी जेमी कमरे में आता है, मगर स्पाइक उससे बात तक नहीं करना चाहता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वह अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने आज तक माँ को डॉक्टर किल्सन के पास क्यों नहीं ले गए। इस पर जेमी कहता है कि डॉक्टर किल्सन पागल है। फिर वह 15 साल पुरानी घटना सुनाता है। वह बताता है कि एक बार वह अपनी टीम के साथ वहाँ गया था, जहाँ हजारों लाशें कतार में रखी थीं और उनके बीच एक विशाल आग लगातार जल रही थी। जेमी बताता है कि तभी डॉक्टर किल्सन वहाँ आया और एक एक करके उन लाशों को आग में डालने लगा। उसने दूर खड़े उनकी तरफ भी इशारा किया, लेकिन वह मंजर इतना खौफनाक था कि पूरी टीम डर कर वहाँ से भाग निकली। यह सब सुनने के बाद भी स्पाइक हार नहीं मानता। वह कहता है, चाहे डॉक्टर किल्सन जैसा भी हो, माँ को उसकी जरूरत है, लेकिन मुझे पता है कि तुम उन्हें कभी वहाँ नहीं ले जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें उस दूसरी औरत की ज्यादा परवाह है। ये सुनते ही जेमी गुस्से में स्पाइक को जोरदार थप्पड़ मार देता है। हालांकि अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। स्पाइक बिना कुछ कहे ऊपर चला जाता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जेमी उसे मनाने आता है, लेकिन स्पाइक चाकू निकाल कर कहता है,
यहाँ से चले जाओ। जेमी आराम से उसके हाथ से चाकू ले लेता है, फिर झगड़ा बढ़ने से बचाने के लिए वही चाकू वापस उसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब स्पाइक फैसला कर चुका था कि वह अपनी माँ को खुद डॉक्टर किल्सन के पास ले जाएगा। इसके लिए वह अनाज के गोदाम में आग लगा देता है और गार्ड्स को जाकर बताता है कि वहाँ आग लग गई है। जैसे ही सभी गार्ड वहाँ दौड़ते हैं, स्पाइक ईसा को लेकर चुपचाप आइलैंड से बाहर निकल जाता है। जब ईसा को एहसास होता है कि वे मेनलैंड पर पहुंच चुके हैं तो वह घबरा जाती है और बार बार जेमी को पुकारने लगती है, लेकिन स्पाइक किसी तरह उन्हें शांत कर देता है। रात होने पर दोनों एक सुनसान इमारत में रुकने का फैसला करते हैं। स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि वह पहरा देगा और उन्हें आराम करने को कहता है, लेकिन काफी देर जागने के बाद उसे भी नींद आ जाती है। तभी एक रेंगता हुआ संक्रमित धीरे धीरे वहाँ पहुँचता है और उसके जूतों को चबाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस संक्रमित को एहसास हुआ कि यह कीड़े नहीं बल्कि इंसान है, वह धीरे धीरे स्पाइक की तरफ बढ़ने लगा। वह उसे काटने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। अगली सुबह जब स्पाइक की आंख खुली तो उसे लगा कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा था, लेकिन पास में उसी संक्रमित की लाश पड़ी थी। ईसा भी हैरानी जताती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसी ने उस संक्रमित का सिर खंभे पर पटक कर उसे मार दिया था। दूसरी ओर कुछ सैनिक अपनी जान बचाते हुए संक्रमितों से भाग रहे थे। वे लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका सारा गोला बारूद खत्म होने लगा। अल्फा संक्रमितों के हमले की वजह से उनके कई साथी खुद भी संक्रमित हो गए, इसलिए बचे हुए सैनिकों को मजबूरी में अपने ही साथियों को मारना पड़ा। आखिरकार सिर्फ 3 सैनिक बचते हैं और एक सुरंग में घुसकर गेट बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही एक विशाल अल्फा उन पर टूट पड़ता है। उसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह अपने शिकार का सिर और रीढ़ की हड्डी एक साथ उखाड़ देता था। उसने पहले एक सैनिक को मार डाला और उसी की निकली हुई हड्डी से दूसरे सैनिक की भी जान ले ली। यह सब देखकर तीसरा सैनिक बुरी तरह घबरा जाता है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। इधर स्पाइक और ईसा भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में ईसा की हालत फिर बिगड़ने लगती है और वह स्पाइक को अपना पिता समझ बैठती है। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है। खून की गंध सूंघकर एक संक्रमित वहां पहुंच जाता है, लेकिन स्पाइक तुरंत तीर मारकर उसे खत्म कर देता है। मगर शोर सुनकर कई और संक्रमित उनके पीछे पड़ जाते हैं। स्पाइक भागते हुए लगातार तीर चलाता रहता है और आखिरकार दोनों एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्पाइक तुरंत गैस स्टेशन का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है, लेकिन भीतर पहुंचते ही उन्हें तेज मीथेन गैस की बदबू महसूस होती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तभी कई अल्फा संक्रमित भी अंदर आ जाते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ से संक्रमितों ने उन्हें घेर लिया। उसी वक्त ऊपर बना एक हैच खुलता है। वहाँ से बचा हुआ सैनिक स्पाइक को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाओ। इतना कहकर वह नीचे आग फेंक देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा गैस स्टेशन आग की लपटों में घिर जाता है। ज्यादातर संक्रमित वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं, जबकि स्पाइक और ईसा सही जगह छिपने की वजह से बच जाते हैं। धमाका शांत होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही ईसा के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वह उल्टी कर देती है। तभी वहाँ एरिक पहुँचता है। वह स्पाइक से आगे का रास्ता पूछता है, लेकिन स्पाइक पहले उससे अपनी माँ की मदद करवाना चाहता था, इसलिए वह कुछ नहीं बताता। मजबूर होकर एरिक ईसा को अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद तीनों आराम करने के लिए रुकते हैं। एरिक अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। स्पाइक ने पहले कभी मोबाइल नहीं देखा था, इसलिए एरिक उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाते हुए बताता है कि यह कभी बहुत काम की चीज हुआ करती थी। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वह उसे फेंक देता है। इसके बाद तीनों फिर से सफर शुरू करते हैं। रास्ते में ईसा को किसी की आवाज सुनाई देती है और वह अकेली ही उस दिशा में बढ़ जाती है। कुछ दूर पर उसे एक पुरानी ट्रेन दिखाई देती है। अंदर जाकर वह देखती है कि एक अल्फा संक्रमित महिला एक बच्ची को जन्म दे रही है। शुरुआत में वह बेहद आक्रामक थी, लेकिन ईसा धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाने लगती है कि वह उसकी मदद करने आई है। ईसा उस महिला की डिलीवरी करवाने में उसकी मदद करने लगती है। कुछ देर बाद एरिक और स्पाइक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ईसा स्पाइक से बच्चे की नाल काटने के लिए कहती है और फिर दोनों मिलकर नवजात बच्ची को साफ करते हैं, लेकिन तभी उस संक्रमित महिला को होश आ जाता है और वह हमला करने ही वाली होती है कि एरिक तुरंत गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद वह बच्ची को भी मारने की बात कहता है, क्योंकि उसे शक था कि वह भी संक्रमित हो सकती है, लेकिन ईसा और स्पाइक उसे रोक देते हैं क्योंकि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही थी। उसी समय ऊपर से एक विशाल हाथ नीचे आता है और एरिक को खींच लेता है। कुछ ही पलों बाद एक भयानक अल्फा उसका कटा हुआ सिर लेकर नीचे कूदता है। ये कोई साधारण अल्फा नहीं, बल्कि पूरे झुंड का सबसे ताकतवर नेता था। जैसे ही वह मरी हुई संक्रमित महिला को देखता है, गुस्से से बेकाबू होकर स्पाइक और ईसा के पीछे पड़ जाता है। स्पाइक उसे रोकने के लिए लगातार तीर चलाता है। तीर उसे रोक तो नहीं पाते, लेकिन उसकी रफ्तार जरूर कम हो जाती है। दोनों जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलते हैं, वह अल्फा भी उनके पीछे छलांग लगा देता है।
तभी अचानक डॉक्टर किल्सन वहाँ पहुँचता है और एक इंजेक्शन लगाकर अल्फा को बेहोश कर देता है। इसके बाद डॉक्टर किल्सन बताता है कि वह पिछले 3 साल से इसी इलाके में रह रहा है। वह अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाता है जिससे वायरस उसके पास नहीं आता। बात करते करते वह एरिक का सिर भी अपने साथ उठा लेता है। जब स्पाइक अपनी माँ का इलाज करने की गुहार लगाता है तो डॉक्टर उन्हें अपने बोन टेम्पल ले जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ मारे गए लोगों की हड्डियों से एक विशाल स्मारक बनाया गया था। वहाँ वह एरिक के सिर को भट्टी में डालकर उसकी खोपड़ी साफ करता है और स्पाइक से उसे स्कल टावर पर रखने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर उस नवजात बच्ची के बारे में बताता है कि प्लेसेंटा की वजह से वह वायरस से सुरक्षित रही है। फिर वह ईसा की जांच करता है और उसे पता चलता है कि ईसा को आखिरी स्टेज का कैंसर है। यह सच सुनते ही स्पाइक पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या किया जाए। ईसा उसे प्यार से समझाती है कि उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वह स्पाइक का ध्यान दूसरी तरफ कर देती है और डॉक्टर कैल्सन को इशारा करती है कि अब वह तैयार है। वह अब और तकलीफ नहीं सहना चाहती। कैल्सन भी उसे समझाते हुए कहता है कि हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है और अगर यह सफर प्यार और सम्मान के साथ पूरा हो तो वही सबसे बेहतर अंत होता है। ईसा उस नवजात बच्ची को स्पाइक की गोद में सौंपती है और फिर डॉक्टर कैल्सन के साथ जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ कैल्सन उसे हमेशा के लिए उसके दर्द से मुक्त कर देता है। इधर स्पाइक अपनी माँ के साथ बिताए हर खूबसूरत पल को याद करते हुए चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कैल्सन उसकी माँ की खोपड़ी लेकर लौटता है और उसे स्पाइक के हाथों में सौंप देता है। स्पाइक अपनी माँ की आखिरी निशानी को सम्मान के साथ स्कल टावर के सबसे ऊपर रख देता है, लेकिन तभी बेहोश पड़ा अल्फा फिर से होश में आ जाता है और सीधे वहाँ पहुँच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए स्पाइक और कैल्सन पास बने एक भूमिगत बंकर में छिप जाते हैं। अल्फा उन्हें ढूंढ तो लेता है लेकिन भारी ढक्कन नहीं हटा पाता और वहाँ से चला जाता है। दोनों को लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल अल्फा लकड़ी तोड़कर अपना हाथ अंदर घुसा देता है और कैल्सन को पकड़ लेता है। वह उसका सिर उखाड़ने ही वाला था कि स्पाइक तुरंत कैल्सन की बेहोशी वाली सुई उठाकर अल्फा के हाथ में चुभा देता है। कुछ ही सेकंड में वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद स्पाइक उस नवजात बच्ची को साथ लेकर अपने आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। स्पाइक उस बच्ची का नाम ईसा रखता है और उसे एक चिट्ठी के साथ आइलैंड के गेट पर छोड़ देता है ताकि जेमी उसे सुरक्षित अपने साथ ले जा सके। जब जेमी वह चिट्ठी पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि स्पाइक अपनी राह पर निकल चुका है। चिट्ठी में लिखा था कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और जरूरत पड़ने पर वापस लौट आएगा। साथ ही उसने यह भी लिखा था कि डॉक्टर कैल्सन पागल नहीं है और यह बच्ची पूरी तरह स्वस्थ इंसान है। यह पढ़कर जेमी बेहद परेशान हो जाता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए गेट तक पहुंचता है, लेकिन समुद्र का बहाव इतना तेज था कि वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद कहानी 28 दिन आगे बढ़ती है। अब स्पाइक मेनलैंड पर अकेला रहकर शिकार करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तभी एक अल्फा संक्रमित उस पर हमला करने आता है, लेकिन स्पाइक बिना घबराए एक ही तीर में उसे खत्म कर देता है। कुछ ही देर बाद और संक्रमित वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते उसका रास्ता एक चट्टान पर आकर रुक जाता है। तभी एक और अल्फा उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार भी स्पाइक उसे आसानी से मार गिराता है। उसी समय उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है। सामने जिमी खड़ा था, वही बच्चा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब वह बड़ा हो चुका था। स्पाइक की बहादुरी देखकर जिमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कमाल के हो, क्या हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहोगे? फिर वह स्पाइक की मुलाकात अपनी पूरी टीम से करवाता है। तभी कुछ और अल्फा संक्रमित वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जिमी की टीम बेहद खतरनाक थी। कुछ ही पलों में वे सभी अल्फा को खत्म कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लड़ते समय भी उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी, जैसे यह सब उनके लिए रोज का काम हो। आखिर में जिमी स्पाइक से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और स्पाइक भी उसकी टीम में शामिल हो जाता है। इसी रोमांचक मोड पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।